Hello everyone. So we were discussing marathon session of soil mechanics, in which seven of the chapters I have completed और काफ़ी अच्छी स्पीड से भी कंप्लीट हो गए 7 चैप्टर। तो अगर आप इनको क्लासेस को कंपाइल कर लोगे तो पूरा सब्जेक्ट आपके पास मिल जाएगा, रिवीजन करने के लिए हेल्पफुल रहेगी आपके लिए फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। टुडे विल बी डिस्कसिंग दी सीपेज एनालिसिस। आज हम सीपेज एनालिसिस की बात करते हैं। विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। देन पहला अनाउंसमेंट इज गेट एन ईएससी कॉम्बैट इज ऑन 10th ऑफ अप्रैल। इट इज़ अ स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज। इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए। देन TCS NQT मॉक टेस्ट इज बीइंग शेड्यूल्ड ऑन 9th ऑफ अप्रैल, कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो IT जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देन अनअकैडमी स्टोर लॉन्च हो रहा है जयपुर में 9th अप्रैल को। जिन लोगों को भी कोई डाउट्स हो अपनी प्रिपरेशन के लिए या और भी कोई जनरल डाउट हो, they can directly come to the store and have an interaction with their educator. I'll also be available on 9th of April in Jaipur between 2 to 6 PM। 2 से लेकर 6 बजे के बीच में अवेलेबल हूँ मैं। आने से पहले रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आपको क्लास में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मैंने अलग अलग ग्रुप्स पे भी शेयर कर रखा है। देयर ऑल्सो यू कैन गेट दी रजिस्ट्रेशन लिंक। एड्रेस है इसका गोपालपुरा बाईपास, रिद्धि सिद्धि सर्कल के पास। देन ESE और गेट के रैंकर्स तो शेयर कर ही दिए थे आपके साथ। देन मेंस बैच भी लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए। मेंस बैच इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड। 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, बाइलिंगुअल बैच है। द टॉपिक विच इज स्टार्टिंग इज इन्वायरमेंटल हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। नेक्स्ट, गेट और ESE के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी एडिशनल फीचर ऐड हो गए। एडिशनल फीचर्स आर इंक्लूडेड, जैसे पर्सनलाइज कोच विद 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, प्रायोरिटी इन आस्क अ डाउट है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन है, स्टडी बूस्टर सेशन है, प्रायोरिटी इन लाइव क्लास यूजिंग रेज अ हैंड फीचर है, कम्युनिटी लर्निंग है, एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस आर आल्सो अवेलेबल। देन प्राइस हाइक इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम टुमारो। प्राइस हाइक कल से निकल के आ जाएगी, तो टुडे इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो हमारे अनाउंसमेंट हो गए। हाँ, नेक्स्ट अनाउंसमेंट है, नोट्स आपके ऐप के ऊपर आ गए थे। नोट्स पर अवेलेबल ऑन योर ऐप। अब फिजिकल नोट्स भी आ रहे हैं आपके पास। जो भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास फिजिकल नोट्स भी सेंड आउट किए जा रहे हैं। कहने का मतलब है जो फिजिकल नोट्स है वो आपको कोरियर कर दिए जाएंगे। दे विल बी कोरियर टू योर एड्रेस। तो अब आपको नोट्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड कॉपी आ जाएगी नोट्स की आपके पास। चलिए, देन जिन लोगों को भी प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डिटेल्ड सॉल्यूशन उनके और उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस अवेलेबल है अनअकैडमी लाइट के ऊपर। नया प्लेटफॉर्म है। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। आपकी प्रॉब्लम्स को प्रिपेयर कराने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है। तो ये तो हमारे हो गए बेसिक अनाउंसमेंट्स। अब हम आ जाते हैं किसके अंदर? अब हम आ जाते हैं सीपेज एनालिसिस के अंदर। नाउ विल एंटर इनटू द सीपेज एनालिसिस। अब क्या है सीपेज एनालिसिस? तो परमिबिलिटी का कंटिन्यूएशन ही है। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द परमिबिलिटी ओनली। अब क्या कंटिन्यूएशन है परमिबिलिटी का, अब इसको एक एक करके एनालाइज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली गेट। गेट में तो सवाल पूछता है इसके अंदर से। गेट में से तो सवाल पूछता है इसके अंदर से। अब क्या है एक एक करके एनालाइज करते हैं। आई विल स्टार्ट विद द बेसिक। पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, whenever the water flows through saturated soil mass, जब भी पानी फ्लो करेगा सैचुरेटेड सॉइल मास में से, टोटल हेड किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहोगे इसके 3 अलग अलग कॉम्पोनेंट होंगे। इस बात को समझने के लिए लेट अस सपोज ये हमारा सॉइल है जिसमें से पानी पास कर रहा है। फ्रॉम विच द वाटर इज पासिंग। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे टोटल हेड निकालना है पॉइंट ए पे। तो वाटर फ्लो कर रहा है, पॉइंट ए पे टोटल हेड कैलकुलेट करनी है। अब हेड के 3 कॉम्पोनेंट होंगे। पहला डेटम हेड। डेटम हेड क्या होता है? एलिवेशन ऑफ द कंसर्न पॉइंट फ्रॉम योर अज्यूम्ड डेटम। आप जो भी डेटम मान लोगे, लेट अस सपोज ये मेरा डेटम है, दिस इज माय डेटम। तो डेटम पॉइंट से आपके अज्यूम्ड पॉइंट की दूरी क्या कहलाती है? डेटम हेड कहलाती है। तो डेटम पॉइंट से आपके अज्यूम्ड पॉइंट की दूरी डेटम हेड कहलाती है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मेरा कंसर्न पॉइंट डेटम के ऊपर है तो ये पॉजिटिव होता है, अगर मेरा कंसर्न पॉइंट डेटम के नीचे है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा हेड होगा प्रेशर हेड। अब प्रेशर हेड कैसे मेजर करते हैं? इट्स द लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट। पानी का लेवल आपके कंसर्न पॉइंट के ऊपर। अब जरूरी नहीं है हर बार आपको ये पानी का लेवल दिख जाए, तो समझने के लिए हम क्या करते हैं? समझने के लिए हम उस पॉइंट में पीजोमीटर इंसर्ट कर देते हैं।
फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे हमने पीजोमीटर को इंसर्ट कर दिया। पीजोमीटर में जो पानी का लेवल है वो मुझे प्रेशर हेड बता देगा। तो पीजोमीटर में जो पानी का लेवल है दिस विल इंडिकेट दी प्रेशर हेड। तो ये हमारा प्रेशर हेड होता है। अगर आपने पीजोमीटर में पानी का लेवल डेटम से मेजर कर लिया, इसको हम हाइड्रोलिक हेड भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोलिक हेड या पीजोमीट्रिक हेड भी बोल दिया जाता है। तो डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ पीजोमीटर में पानी का लेवल प्रेशर हेड बताएगा, पर पीजोमीटर में पानी का लेवल अगर आपने डेटम से मेजर कर लिया ये आपको हाइड्रोलिक हेड बता देगा। हाइड्रोलिक हेड का मतलब क्या हुआ? प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द हेड इज काइनेटिक हेड। तो काइनेटिक हेड क्या होती है? वी स्क्वायर बाय 2g होती है। तो काइनेटिक हेड, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे पिटॉट ट्यूब की मदद लेनी पड़ेगी। वो आपको क्या दे देगी? वो आपको काइनेटिक हेड भी मेजर करके दे देगी। दैट विल आल्सो मेजर द काइनेटिक हेड। पर अगर मैं सॉइल की बात करूँ, सॉइल के अंदर वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत कम होती है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरी लेस। इसीलिए जो काइनेटिक हेड होती है हमारी, द काइनेटिक हेड विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g, ये नेग्लिजिबल होती है। इट इज ऑलमोस्ट जीरो। इसका मतलब जो हमारा टोटल हेड है वो प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड ही रह जाता है। काइनेटिक हेड हम नेग्लेक्ट कर देते हैं सॉइल के अंदर। पर अगर पाइप फ्लो हुआ आप इसे भी कंसिडर करोगे। इसका मतलब किसी भी गिवन पॉइंट पे, यानी ए पॉइंट मान लिया मैंने, सॉइल के अंदर टोटल हेड क्या होगा? प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। इसको हम हाइड्रोलिक हेड भी बोल देते हैं। है तो काइनेटिक हेड भी या वेलोसिटी हेड भी है, पर उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, इसीलिए उसको कंसीडर नहीं करते। सिंस इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल इट इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड, उसको हमने कंसीडर नहीं कर रखा है यहाँ पे। क्लियर है चीज? चलो समझ में आती है। तो पहली बात तो यही है। तो एलिवेशन हेड बता दिया। सो एलिवेशन हेड और डेटम हेड एट एनी पॉइंट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट मेजर फ्रॉम द डेटम। और रेफरेंस आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, अगर सवाल में आपको रेफरेंस नहीं दे रखा फिर क्या लेके चलोगे? रेफरेंस विल बी नॉर्मली टेकन एज टेल वाटर लेवल, कन्वीनियंस के लिए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। प्रेशर हेड किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट। किससे मेजर करते हैं? पीजोमीटर या स्टैंड पाइप से मेजर कर लेते हैं। Now difference of the head loss between any two point is equal to what? हेड लॉस। अब दो पॉइंट के बीच में आप हेड का डिफरेंस निकाल लो। जैसे पानी ए से बी पे आया तो एच ए माइनस एच बी क्या बता देगा आपको? हेड लॉस बता देगा। एच ए माइनस एच बी विल गिव यू व्हाट? हेड लॉस। तो वो मुझे हेड लॉस कैलकुलेट करके दे देगा। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ हेड लॉस। क्लियर है चीज? तो ये बात भी समझ में आ जाती है। दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। इसको समझने के लिए मैंने आपको क्या किया? एक सॉइल का स्पेसिमेन भी दिखा दिया। टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई हैव शोन द सॉइल स्पेसिमेन ऑल्सो। देखो, पानी फ्लो कर रहा है ए से लेके बी के बीच में। तो वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये पीजोमीटर टेढ़ा लगा दिया, टेढ़ा नहीं होगा पीजोमीटर। अब ये बारीक चीज़ें हैं, ये जो डायग्राम बनाता है उसको समझ में नहीं आती है। उसको सॉइल का सैंपल टेढ़ा देखा तो उसने पीजोमीटर भी टेढ़ा लगा दिया। पीजोमीटर वर्टिकली लगेगा। चलो जो भी बात है, वॉट एवर इज द केस। तो मैंने 3 पॉइंट लिए, ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया और सी पॉइंट लिया। 3 पॉइंट्स आई हैव टेकन। तो मैंने 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए। 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए। अब ए बी और सी पे मुझे सारे हेड निकालने हैं। पहले डेटम हेड निकाल सकते हो। डेटम हेड निकालने के लिए क्या किया? मैंने डेटम माना। डेटम है मेरा क्या? डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल। डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल मतलब ये मेरा डेटम है। अगर ये डेटम है तो सारे पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डेटम से नीचे ही है। तो डेटम हेड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जरा चेक करो, तीनों का डेटम हेड नेगेटिव। ऑल 3 डेटम हेड्स आर नेगेटिव। चलो ये बात भी समझ में आती है। फिर अब बात करते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या होता है? लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर। देखो, तीनों पीजोमीटर में पानी का लेवल। तो तीनों मीटर में पीजोमीटर में पानी का लेवल आया। तो तीनों पीजोमीटर में पानी का लेवल निकाल लिया। दिस विल गिव यू व्हाट? प्रेशर हेड। तो एच डब्ल्यू ए, एच डब्ल्यू बी, एच डब्ल्यू सी। तो इससे मुझे क्या निकाल के दे दिया? इसने मुझे प्रेशर हेड निकाल के दे दिया। क्लियर है? अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ये मुझे क्या दे देगा? टोटल हेड दे देगा। दिस विल गिव यू टोटल हेड। जरा चेक करो टोटल हेड। एच डब्ल्यू ए माइनस जेड ए। तो एच डब्ल्यू ए में से आपने जेड ए घटा दिया, ये पानी का लेवल मिल गया। दिस इज दी टोटल हेड। अब एच डब्ल्यू बी इज इक्वल टू जेड बी। तो यही वैल्यू निकल के आ गई 0। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में हेड लॉस कितना हुआ? अगर मैं ए और बी के बीच में हेड लॉस निकालना चाहूँ, ये कितनी निकल के आ रही है? ये निकल के आ रही है डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर अबव द टू कंसर्न पॉइंट। बी पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल, ए पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल। इन दोनों पानी के लेवल का डिफरेंस ये है, इन दोनों पानी के लेवल का डिफरेंस। इन दोनों पानी के लेवल का डिफरेंस आपको क्या बता देगा? हेड लॉस बता देगा। यानी इस डिस्कशन से मैंने आपको एक जानकारी दे दी। अगर आपको किसी भी दो कंसर्न पॉइंट, देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट, अगर ए और बी पॉइंट के बीच में आपको हेड लॉस निकालना है, अगर ए और बी पॉइंट के बीच में आपको हेड लॉस निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट?
डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर अबव द टू कंसर्न पॉइंट। क्लियर है? चले, कंटिन्यू करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक जानकारी दे दी। तो ए और बी के बीच में हेड लॉस कितना हुआ? डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर। कितनी दूरी पे हुआ? पानी कितनी दूरी चला? वाटर हैज ट्रेवल्ड हाउ मच ऑफ द डिस्टेंस, ये मार्क कर रखी है डिफरेंस, तो डिस्टेंस मार्क कर रखी है, इसको हम एल बोल देते हैं, तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा, हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ द फ्लो। तो इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कभी बताया था आपको परमिबिलिटी के अंदर, दिस वी हैव डिस्कस यस्टरडे आल्सो इन परमिबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? सीपेज प्रेशर। अभी तो बेसिक हेड की बात करी पीछे हमने, अब बात कर रहे हैं सीपेज प्रेशर की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सीपेज प्रेशर। अब क्या है सीपेज प्रेशर? जब भी पानी फ्लो करता है सैचुरेटेड सॉइल मास में से, व्हेनेवर द वाटर विल फ्लो थ्रू द सैचुरेटेड सॉइल मास, तो लेट सपोज ये हमारा सॉइल का सैंपल है, मैंने आपको सॉलिड दिखा दिया, पानी फ्लो कर रहा है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो पानी फ्लो कर रहा है कहाँ से? वॉइड से पास करता हुआ जाएगा पानी, तो चलो ये पानी पास कर रहा है। So whenever the water passes through the saturated soil mass, it exerts the pressure over the soil skeleton by the virtue of the friction। इस बात को समझने के लिए हमें पता है, जब पानी इन सॉलिड को पास करते हुए जा रहा है, सॉलिड इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, फ्रिक्शन लगाएंगे इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन लगाएंगे। तो अगर मैं पानी की बात करूं, पानी के ऊपर क्या लग रहा है? पानी के ऊपर सॉलिड फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा फ्लूइड का, फ्लूइड के ऊपर क्या लग रही होगी? फ्रिक्शन लग रही होगी। ये फ्लूइड के ऊपर फ्रिक्शन लग रही है जो उसके फ्लो को अपोज कर रहा है। इतना ही फ्रिक्शन ये पानी क्या कर रहा होता है? सॉलिड के ऊपर लगा रहा होता है, इंटरनल फोर्स है ये। तो अगर मैं सॉलिड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर आ जाएगी? सॉलिड के ऊपर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब पानी पास करता है सॉइल के थ्रू, सॉइल के पार्टिकल पानी को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होते हैं, उतना ही रेजिस्टेंस पानी भी ऑफर करता है सॉइल के पार्टिकल को। इस रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं सीपेज प्रेशर। जैसे पानी के ऊपर जो रेजिस्टेंस लगा है इसको हम बोल देते हैं परमिबिलिटी, इसको हम बोल देते हैं सीपेज प्रेशर। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो सीपेज प्रेशर है कहाँ लगता है? इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो करेगा, चेक करो, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लग रही है? सीपेज प्रेशर भी लग रही है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इफ H is the hydraulic head loss or seepage head under which the flow is taking place। अगर पानी फ्लो करके आया, आप ध्यान से सुनना, इसमें 99% बच्चे गलती करते हैं। अगर पानी फ्लो करके आया A से B पे, so what is the head under which water is flowing? Head under which water is flowing is equal to hydraulic head at A minus hydraulic head at B। What is hydraulic head at B? This is equal to ZA plus pressure head, datum head plus pressure head। hydraulic head at B, datum head plus pressure head। तो ये वो हेड है जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है ए से बी पे। तो अगर पानी फ्लो करके आया ए से बी पे, द हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग इज इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड एट ए माइनस हाइड्रोलिक हेड एट बी। तो सीपेज प्रेशर कितना होगा? सीपेज प्रेशर विल बी इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड लॉस इनटू गामा डब्ल्यू। क्या डायरेक्शन में लगेगा? जिस डायरेक्शन में हमारा पानी फ्लो कर रहा है। क्लियर है पूरी कहानी? फिर हमें ये भी पता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होती है? हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो। इसका मतलब आप हेड लॉस को क्या लिख सकते हो? हेड लॉस को आप लिख सकते हो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ फ्लो। ये लिख दिया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ फ्लो। अब ये तो आया सीपेज प्रेशर। अगर सीपेज प्रेशर को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मिल जाएगा मुझे? सीपेज फोर्स मिल जाएगी। ए इंटू एल, एरिया ऑफ सॉइल इंटू लेंथ ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन। तो अगर मैं सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। स्पेसिफिक सीपेज फोर्स कितना निकल के आ जाता है? आई गामा डब्ल्यू। तो हमने क्या निकाला? सीपेज प्रेशर निकाला। सीपेज प्रेशर से क्या निकाला? सीपेज फोर्स निकाला। सीपेज फोर्स से क्या निकाला? सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाला। इसको क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक सीपेज फोर्स बोल देते हैं। अब सवाल किसी भी टर्म में आ सकता है। तो सीपेज प्रेशर इस डायरेक्शन में लगता है और मैग्नीट्यूड कितना होता है? व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड? क्लियर है?
क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? नोट कर लो फटाफट। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये तो बता ही दिया कि सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अच्छा, अब क्योंकि इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्या फायदा नुकसान हो सकता है? अगर मुझे अब किसी भी पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जेड इंटू गामा समझ। क्यों? क्योंकि हम सैचुरेटेड सॉइल मास की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज़। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, इट विल बी जेड इंटू गामा समझ प्लस माइनस सीपेज प्रेशर। अभी प्लस माइनस क्या है? जेड इंटू गामा समझ तो कहाँ लगती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर सीपेज हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो सीपेज प्रेशर भी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर सीपेज हो रही है अपर डायरेक्शन में तो सीपेज प्रेशर भी लगेगी अपर डायरेक्शन में। इसका मतलब सीपेज अफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। So if flow takes place in downward direction, seepage pressure also acts in the downward direction, resulting in the increase in effective stress. फायदा आएगा, shear strength बढ़ जाएगी, कॉम्पैक्शन हो जाएगी, वॉइड कम हो जाएगा, डेंसनेस बन जाएगी, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये तो पीछे बता रखा है कि जो भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, वो फंक्शन होती है इफेक्टिव स्ट्रेस की। पर अगर फ्लो हो रहा है अपर डायरेक्शन में तो सीपेज प्रेशर भी कहाँ लगेगी? अपर डायरेक्शन में लगेगी। यानी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ विल रिड्यूस। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। क्लियर है? चले। तो ये बात भी समझ में आती है। अब हम बात करते हैं अपवर्ड फ्लो कंडीशन की। विल टॉकिंग अबाउट अपवर्ड फ्लो कंडीशन। तो अपवर्ड फ्लो कंडीशन में मेरा अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? जेड इंटू गामा सबमर्ज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और सीपेज प्रेशर निकाला था पीछे भी आपने। सीपेज प्रेशर वॉज आई जेड गामा डब्ल्यू। एल बोला था, एल क्या थी हमारी? लेंथ ऑफ फ्लो थी। एल वॉज द लेंथ ऑफ फ्लो, या स्पेसिमन मान लो या लेंथ ऑफ फ्लो मान लो। क्लियर है? द लेंथ ऑफ द फ्लो। चले आगे। चलिए कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो भी बात मैंने आपको बताई, वॉट एवर पॉइंट आई डिस्कस, उस बात को समझाने के लिए आपके सामने एग्जाम्पल है। उस बात को समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अब क्या एग्जाम्पल है, जरा देखो। पहला केस लिया नो फ्लो कंडीशन का, इसका मतलब फ्लो नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे सर डायग्राम देख के कैसे बता दिया फ्लो नहीं हो रहा? डायग्राम देख के नहीं बताया, कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। मोरोवर आप स्ट्रेसेस प्लॉट कर सकते हो। कल बताया था स्ट्रेसेस वाला टॉपिक करा दिया था मैंने आपको। आई डिस्कस दिस स्ट्रेस टॉपिक, परमेबिलिटी से बल्कि पहले ही करा दिया था आपको। इट वाज बीइंग डिस्कस प्रायर टू दैट ऑफ द परमेबिलिटी। चलो देखो, ये नो फ्लो कंडीशन कैसी है, इस बात को समझाने के लिए मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किया सॉइल में, ए, सी और बी। जरा चेक करना तीनों पॉइंट पे टोटल हेड कितना है। कैसे निकालूं टोटल हेड कितना है? पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे? व्हाट इज टू बी कंप्यूटेड? पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे निकालनी पड़ेगी मुझे टोटल स्ट्रेस। तो पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ द सॉइल नहीं है, ओवरबर्डन प्रेशर हाँ है, एच इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो पॉइंट ए पे क्या आ गया हमारा? ये टोटल स्ट्रेस निकल के आ गया। टोटल बोल सकते हो स्ट्रेस हो गई, एक मिनट, स्ट्रेस की वैल्यू थोड़ी हेड भी निकालना है ना, तो हेड भी निकाल के दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बी कोई डाटा माना हुआ है, दिस इज कंसिडर टू बी डाटा। ठीक है,
तो अगर मुझे नो फ्लो कंडीशन बतानी है, स्ट्रेस का तो डायग्राम बना दूंगा बाद में, मैं आपको पहले हेड कैलकुलेशन करके दे देता हूँ। डेटम इसमें बी को माना हुआ है, आप डेटम किसी भी चीज़ को मान सकते हो, यू कैन अज्यूम एनी पॉइंट एज डेटम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं नो फ्लो कंडीशन कैसे नहीं है यहाँ पे, हाउ कम नो फ्लो कंडीशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड हियर। इस बात को समझने के लिए मुझे ए, सी और बी पे हेड निकालना पड़ेगा। डी डेटम आपने माना हुआ है बी पॉइंट को, तो ए पे डेटम हेड कितना हुआ, ए पे डेटम हेड हुआ हमारा एच। प्रेशर हेड कितना हुआ, लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट, लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट इज H1। अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ रही है बात, चलो ठीक है। तो ये आ गई हमारी टोटल हेड एट ए। जब मैं बी पे आया, बी पे डेटम हेड कितनी है, जीरो। प्रेशर हेड कितनी है, एच प्लस एच वन। टोटल हेड कितनी हुई, एच प्लस एच वन। अंडरस्टैंडेबल। जब मैं सी पॉइंट पे आया, जब मैं सी पॉइंट पे आया, ये जेड डिस्टेंस नीचे है, कहाँ से, सॉइल के टॉप लेवल से। तो डेटम हेड कितनी हुई इसकी, डेटम हेड हुई एच माइनस जेड। प्रेशर हेड कितना हुआ, लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट, लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट इज जेड प्लस एच वन, जेड प्लस एच वन। निकाल लो टोटल हेड कितनी है, टोटल हेड है एच प्लस एच वन। तो ये हमारा टोटल हेड ए पे, ये हमारा टोटल हेड बी पे, ये हमारा टोटल हेड सी पे, सेम निकल के आ रहा है एच प्लस एच वन। क्योंकि तीनों पॉइंट पे टोटल हेड सेम है, इसका मतलब ये नो फ्लो कंडीशन है। ये अगर नो फ्लो कंडीशन है तो बी पॉइंट पे आपने अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना आता है। कैसे, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी बी पॉइंट पे, अगर मैं टोटल स्ट्रेस निकालूं, बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस निकालूं, दिस विल बी इक्वल टू एच इंटू गामा सैचुरेटेड माइनस, so H इंटू गामा सैचुरेटेड प्लस, टोटल स्ट्रेस निकालना है ना, प्लस एच वन गामा डब्ल्यू, एच वन गामा डब्ल्यू, ये टोटल स्ट्रेस हुआ, माइनस पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर है एच प्लस एच वन गामा डब्ल्यू। तो एच वन गामा डब्ल्यू डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, एच गामा सैचुरेटेड माइनस एच गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू एच गामा सबमर्ज्ड। तो ये भी लिखा हुआ है, देखो ये डायग्राम बना रखा है, एच गामा सबमर्ज्ड। ये हमने बी पॉइंट पे क्या निकाला, अफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लिया फॉर योर रेफरेंस। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना फिर से, भैया कैसे पता चलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो है, कैलकुलेशन कर लो। कैसे कैलकुलेशन करें, ए पॉइंट पे हम निकालेंगे टोटल हेड, बी पॉइंट पे निकालेंगे टोटल हेड। ए पॉइंट पे टोटल हेड, ए पॉइंट पे टोटल हेड डेटम हमारा बी है, तो एच प्लस एच वन, ठीक है, ये टोटल हेड आ गया। बी पॉइंट पे मैं टोटल हेड निकालूं, बी पॉइंट पे टोटल हेड कैसे निकाला जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट दी टोटल हेड एट बी पॉइंट। अब अगर बी पॉइंट पे मुझे टोटल हेड निकालना है, डेटम हेड जीरो प्लस प्रेशर हेड, प्रेशर हेड क्या है, लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट, लेवल ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट, लेवल ऑफ द वाटर एच प्लस एच वन, इसमें से कितना घटा दिया, माइनस एच घटा दिया, सो एच प्लस एच वन माइनस एच। तो हेड एट पॉइंट ए, हेड एट पॉइंट बी, तो बी पे हेड छोटा है ए से, तो पानी क्या करेगा, ए से बी पे फ्लो करेगा। तो पहले तो यही स्टेब्लिश कर दिया कि पानी फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वाटर इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कह रहे पूरी कहानी, चले आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम स्ट्रेसेस की। हियर विल टॉक अबाउट दी स्ट्रेसेस आल्सो। अब फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सीपेज प्रेशर भी लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सीपेज प्रेशर विल आल्सो एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर सीपेज प्रेशर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बी पे अफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाना चाहिए, बी पे अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाना चाहिए। जरा चेक करते हैं बढ़ता नहीं बढ़ता, कैलकुलेट करते हैं बढ़ता नहीं बढ़ता। कैसे निकालें, पहले तो मैं निकालूंगा टोटल स्ट्रेस। और टोटल स्ट्रेस कैसे निकालूंगा, टोटल स्ट्रेस निकलेगा एच इंटू गामा सैचुरेटेड वेट ऑफ द सॉइल, और ओवरबर्डन प्रेशर, ओवरबर्डन प्रेशर एच वन गामा डब्ल्यू। तो ये तो क्या आ गया हमारा, ये तो क्या आ गया, टोटल स्ट्रेस आ गई हमारी बी पॉइंट पे। अब मुझे निकालना है टोटल स्ट्रेस, ठीक है, टोटल स्ट्रेस अब मुझे निकालनी है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस तो पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर भी कंसीडर करनी पड़ेगी। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर होता है, पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू, so it will be equal to pressure head into gamma w। तो प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू कैसे निकालें भैया, पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू। इस बात को समझने के लिए
In order to understand this point, मुझे चाहिए होगा प्रेशर हेड, लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर। पीजोमीटर में पानी का लेवल कितना है? पीजोमीटर में पानी का लेवल है, अगर ये है H1, ये है H और ये है छोटा h, तो पीजोमीटर में पानी का लेवल कितना होगा? पीजोमीटर में पानी का लेवल हुआ H प्लस H1 माइनस H, ये हो गया पीजोमीटर में पानी का लेवल। तो माइनस पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर होगी H प्लस H1 माइनस H इंटू गामा W, दिस विल बी अवर इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस है। पीछे देखो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या थी नो फ्लो कंडीशन में, नो फ्लो कंडीशन में ये हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस थी H गामा सबमर्ज्ड। अब जरा देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस क्या निकल के आ रही है। तो पहली चीज तो है H1 गामा W कैंसिल आउट हो गया, H1 गामा W कैंसिल आउट हो गया, H गामा सबमर्ज्ड माइनस H गामा W, ये आ गई H गामा सबमर्ज्ड। तो H गामा सैचुरेटेड माइनस H गामा W इज H गामा सबमर्ज्ड। साथ में एक वैल्यू और जुड़ गई H गामा W, ये क्या होती है H गामा W? सीपेज प्रेशर। ये तो किया था पीछे हमने, सीपेज प्रेशर किसके बराबर होता है? हाइड्रोलिक हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस। तो ए से बी पे कितने हेड के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, यही तो है, ए से बी पे कितने हेड के अंदर पानी फ्लो कर रहा है? H हेड के अंदर। तो सीपेज प्रेशर कितना है? H इंटू गामा W। जरा चेक कर लो, अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई है। ये वेट तो है ही सॉइल का, साथ में सीपेज प्रेशर भी जुड़ गया, सीपेज प्रेशर इज ऑल्सो एडेड। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये हमारी डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन हो गई, दिस इज डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। अब बात करते हैं अपवर्ड फ्लो कंडीशन की। नाउ वी टॉकिंग अबाउट अपवर्ड फ्लो कंडीशन। देखो अब फिर से कैसे पता चलेगा, हाउ विल कम टू नो सर दैट द फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन? कैलकुलेशन करके पता चलेगा, व्हेन विल कैलकुलेट देन ओनली विल कम टू नो। चलो कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे हेड निकालनी पड़ेगी, हेड निकालनी पड़ेगी। तो अगर हमें हेड निकालनी है ए पे टोटल हेड, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, तो H1 प्लस H, तो टोटल हेड की वैल्यू आ गई डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। अब हम आ गए बी पे हमारा डेटम हेड 0, प्रेशर हेड कितना है ये दिख रहा, H प्लस H1 प्लस छोटा h, H प्लस H1 प्लस छोटा h, चेक कर लो। अब हेड बी पे ज़्यादा है और ए पे कम है, तो फ्लो कहाँ से होगा? बी से ए पे होगा, यानी अपवर्ड फ्लो कंडीशन। यानी इस बार सीपेज प्रेशर भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कैसे जरा चेक कर लेते हैं। बी पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी थी शुरू में? H इंटू गामा समझ। अब वापस अफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं। अफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस कितनी है? टोटल स्ट्रेस है H गामा सैचुरेटेड, टोटल स्ट्रेस H1 गामा W, क्लियर है, प्लस H1 गामा W, ओवरबर्डन प्रेशर सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल माइनस, और सॉरी हाँ माइनस पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर है? H1 प्लस H प्लस छोटा h गामा W, ये हमारा पोर वाटर प्रेशर हुआ। सॉल्व किया, H1 गामा W तो कैंसिल आउट हो गया, H गामा सैचुरेटेड माइनस H गामा सैचुरेटेड इज H गामा सबमर्ज्ड, साथ में क्या आया? माइनस H गामा W, और ये H गामा W क्या है? सीपेज प्रेशर है। तो क्योंकि सीपेज प्रेशर लग रहा है अपर डायरेक्शन में, हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी? रिड्यूस हो गई है, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड। क्लियर है? चलो समझ में आता है। अब इसमें बात करते हैं एक स्पेशल केस की, विल टॉक अबाउट द स्पेशल केस। क्या है स्पेशल केस? हमारा अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया? Z इंटू गामा सबमर्ज्ड माइनस Z इंटू गामा W, ये आ रही, ये हमारी सीपेज प्रेशर है। और टू बी मोर प्रिसाइज H इंटू गामा W होती है ना, तो IZ गामा W, तो IZ गामा W, तो ये हमारी अफेक्टिव स्ट्रेस है। तो अगर फ्लो हो रही है अपर डायरेक्शन में, सीपेज प्रेशर भी अपर डायरेक्शन के अंदर, ये सीपेज प्रेशर लिखा हुआ है हमारा। अगर सीपेज प्रेशर का मैग्नीट्यूड बढ़ते बढ़ते सॉइल के सबमर्ज वेट के बराबर हो जाए, अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? 0।
सो वी कैन से इफ सीपेज प्रेशर जिसका मैग्नीट्यूड है आई जेड गामा डब्ल्यू किसके बराबर हो जाए, सॉइल के सबमर्ज वेट के बराबर हो जाए, तो अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गई इस सिचुएशन में कोहेजनलेस सॉइल मास अपनी पूरी स्ट्रेंथ लूज कर देता है। अब शेयर स्ट्रेंथ मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है आपको, बट स्टिल एक जानकारी दे देता हूँ, या पीछे एक दो सवालों में यूज भी किया था। शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू व्हाट, it is equal to what, c dash plus sigma dash tan phi dash, effective cohesion effective stress into effective frictional angle। cohesionless soil mass है, c की वैल्यू जीरो, cohesionless soil mass है इसका मतलब c की वैल्यू जीरो, अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया तो शेयर स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गई हमारे कोहेजनलेस सॉइल मास के अंदर, इस सिचुएशन में कोहेजनलेस सॉइल मास अपनी पूरी स्ट्रेंथ लूज कर देता है। जैसे ही वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लूज कर देता है, अब सॉइल के पास टेंडेंसी होती है पानी के साथ ऊपर जाने की, तो सॉइल के पार्टिकल पानी के साथ ऊपर मूव करने लग जाते हैं, यानी सॉइल पानी के साथ मूव कर रही है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्विकसैंड कंडीशन, पाइपिंग, सैंड बॉइलिंग या फ्लोटिंग कंडीशन। So this phenomenon in which soil particle leaves the soil mass and flow along with the water is termed as quicksand condition, piping, sand boiling और floating condition। तो एक ही चीज के अलग अलग नाम दे दी मैंने आपको, a single thing being named by different names। क्लियर चीज, बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत बार सवाल पूछेगा। So what is the condition for quicksand? कंडीशन क्या है क्विकसैंड के लिए, कंडीशन है क्विकसैंड के लिए अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, z इंटू गामा समर्ज इज इक्वल टू आई जेड गामा डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विच इज टर्म्ड एज नाउ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, जेड जेड कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू गामा समर्ज अपॉन गामा डब्ल्यू, और गामा समर्ज निकाल के दी थी पहले दिन आपको, g माइनस वन गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया है, तो इट कम्स आउट टू बी g माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। तो अगर क्विकसैंड कंडीशन अवॉइड करनी है, यानी सॉइल के पार्टिकल्स को पानी के साथ ऊपर नहीं जाने देना, तो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किससे कम होनी चाहिए, हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी अवेलेबल होगी, इस सिचुएशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट विल बी अवेलेबल विल बी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन वर्किंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो भी वर्किंग हेड है हमारा, व्हाटएवर इज द वर्किंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आ जाएगा। जहां हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर हुआ, वहां आपको मिलेगी क्विकसैंड कंडीशन, देयर यू विल बी फाइंडिंग द क्विकसैंड कंडीशन। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें से कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, अगर हम फाइन सैंड और कोर्स सैंड की बात करें, फाइन सैंड और कोर्स सैंड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अप्रोक्सीमेटली 2.65 और वॉइड रेशियो होता है अप्रोक्सीमेटली 0.65, इसीलिए इनकी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेटली 1 निकल के आ जाती है। तो अगर मैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वैल्यू निकालूं g माइनस वन, तो 2.65, इट कम्स आउट टू बी g माइनस वन, तो g की वैल्यू है 2.65 माइनस वन अपॉन 1 प्लस e, e की वैल्यू है 0.65, so it comes out to be how much, it comes out to be 1.65 upon 1.65 approximately 1, approximately क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि void ratio और g वेरी कर सकता है, void ratio and g are variable। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्विकसैंड कोई सैंड नहीं है, क्लियर कर रहा हूँ इस बात को, क्विकसैंड इज नॉट द टाइप ऑफ सैंड, ये एक फ्लो कंडीशन है जो सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल में ही पाई जाती है। कोहेजनलेस सॉइल में भी किसमें, ओनली इन फाइन सैंड एंड कोर्स सिल्ट। ये कोर्स सैंड में नहीं मिलेगी, ये ग्रेवल में नहीं मिलेगी, ये क्ले में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें क्ले के अंदर क्यों नहीं मिलती, या क्ले में इसलिए नहीं मिलती, या फाइन सिल्ट में क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इनके अंदर कोहेजन होता है। तो ये एक्सप्रेशन लिखा था शेयर स्ट्रेंथ का, ये रहा। तो अगर कोहेसिव सॉइल है, भले ही हमारा अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाए, कोहेजन तो प्रेजेंट है उनके अंदर, तो शेयर स्ट्रेंथ किसके बराबर आ जाएगा, कोहेजन के बराबर आ जाएगी। इसीलिए सॉइल के पार्टिकल पानी के साथ बाहर नहीं जाते। अब आप बोलोगे चलो सर कोहेसिव सॉइल का तो समझ में आता है हमें, पर ये कैसे है कि ये कोर्स सैंड और ग्रेवल में नहीं पाई जाती क्विकसैंड कंडीशन, इस बात को भी समझ सकते हैं। इस बात को कैसे समझते हैं, वी आर नोन टू द फैक्ट दैट एज पर डार्सीज लॉ Q इज इक्वल टू के आई है। आई की वैल्यू कितनी हुई, Q बाय के, ए भी लिख सकते हो, यूनिट एरिया मान लिया, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 डाल दी,
जरा देखो आई की वैल्यू है क्यू बाय के। क्विकसेंट कंडीशन कब होगी? जब आई हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर हो जाए। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो? 1 हो। इसका मतलब क्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो? परमिबिलिटी के बराबर हो। कहने का मतलब है क्योंकि कोहेजनलेस सॉइल की या कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की परमिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इन सॉइलों में क्विक सैंड कंडीशन के ऑब्जर्व होने के लिए क्यू भी क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी ये वैल्यू 1 निकल के आएगी। तो ये रेशो है हमारे क्यू बाय के का। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में, इसका मतलब नेचर में इस सॉइल के थ्रू अपर डायरेक्शन में डिस्चार्ज भी क्या मिलना चाहिए? बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, जो प्रैक्टिकली मिलता ही नहीं है। आर्टिफिशियली आप करा सकते हो, पंप लगा दो नीचे, बूस्टर पंप लगा दो, तब तो पानी के साथ सॉइल आ जाएगी बाहर, तब तो सॉइल क्या इंसान भी बाहर चला जाए पानी के साथ, उसकी बात नहीं कर रहा। नेचर में इतना ज्यादा डिस्चार्ज अपर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, किसके अंदर? इन कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर। इसलिए ग्रेवल और कोर्स सैंड के अंदर हमें क्विक सैंड कंडीशन नहीं मिलती इन जनरल। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल आ गया। The specific gravity and in situ void ratio of the soil deposits are 2.71 and 0.8. The value of critical hydraulic gradient निकाल सकते हो। G minus 1 upon 1 plus E upon 1 plus 0.8. So 1.71 upon 1.8, तो 0.1 से तो छोटी निकल के आएगी, कैलकुलेट कर लो जो भी वैल्यू आ रही है। तो 1.71 डिवाइड बाय 1.8. So if I solve this value, so 1.71 divided by 1.8, it comes out to be 0.95. तो ये वैल्यू 0.95 आ जाती। So आंसर इज डी। सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम अभी आया था पीछे हमारा। सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? किसके बराबर होती है? क्या नाम दिया था इसका हमने? स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। और स्पेसिफिक सीपेज फोर्स किसके बराबर था? स्पेसिफिक सीपेज फोर्स वाज इक्वल टू आई इंटू गामा डब्ल्यू। सो आंसर इज डी। A deposit of fine sand has porosity eta, specific gravity of the soil solid is G. The hydraulic gradient of the deposit to develop boiling condition, ये G minus 1 upon 1 plus E. 1 upon 1 plus E is equal to what? 1 minus eta. So A, G minus 1 into 1 minus eta. ये भी सिंपल सा सवाल है। दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रॉब्लम, इसमें भी कुछ माथा नहीं मारना पड़ा, अंडरस्टैंडेबल है। आगे बढ़ते हैं। A sand deposit has a porosity of 0.35, specific gravity 2.6, critical hydraulic gradient E is equal to eta upon 1 minus eta. So 0.375 upon 1 plus 0.375. G minus 1 upon 1 plus E. तो इसको हम लिख देंगे कितना? 2.6 minus 1 upon 1 plus 0.375 upon 1 plus 1 minus 0.375. सॉल्व करके निकाल लो। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस। जो भी आपका रिजल्ट आता है, वॉट एवर इज द रिजल्ट कमिंग आउट, 1 है आंसर, मेरे ख्याल से वही होगा। 1 दिया हुआ, so according to me that will be the answer. चलिए, ये तो हमारी सीपेज की बेसिक कहानी भी। अभी तक हम बात कर रहे थे सीपेज इन 1 डायमेंशन। Up till now we were talking about seepage in 1 dimension. अब हम बात करेंगे seepage in 2 dimension. So if the seepage takes place in 2 dimension or in 3 dimension, it can be analyzed using the Laplace equation.
लाप्लास इक्वेशन क्या बताती है? लाप्लास इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी रेजिस्टिव मीडियम। अब जरूरी नहीं हमारे सॉइल के अंदर काम करती है लाप्लास इक्वेशन, बहुत सारी जगहों पे काम करती है। जहां पर भी एनर्जी का लॉस होगा रेजिस्टिव मीडियम के अंदर, लाप्लास इक्वेशन इज एप्लीकेबल। जैसे एग्जांपल, ये आपको बताएगा फ्लो ऑफ हीट इन थर्मल मीडियम, ये आपको बताएगा फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टिव मीडियम, ये आपको बताएगा फ्लो ऑफ वाटर इन अवर परमेबल मीडियम। अब लाप्लास इक्वेशन क्या है आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए? आइसोट्रोपिक मीडियम मतलब जिसकी परमिबिलिटी सेम है ऑल डायरेक्शन में, इज इक्वल टू व्हाट? d2h by dx स्क्वायर प्लस d2h by dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसमें h क्या है? हेड, हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस, और लॉस ऑफ हेड कुछ भी बोल सकते हो। तो ये डबल डेरिवेटिव है किसका? लॉस ऑफ हेड का इन एक्स डायरेक्शन, डबल डेरिवेटिव है लॉस ऑफ हेड का इन वाई डायरेक्शन। पर यही अगर मीडियम हमारा एनिसोट्रोपिक मीडियम हो गया, इसका ना परमिबिलिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो बस क्या होगा, दोनों जगह के एक्स के वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लाप्लास इक्वेशन है किसके लिए? एनिसोट्रोपिक मीडियम के लिए। दिस लाप्लास इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनिसोट्रोपिक मीडियम। चलो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से assumptions है हमारे लाप्लास इक्वेशन के अंदर? व्हाट आर द डिफरेंट assumptions यूज्ड इन लाप्लास इक्वेशन? पहली, डार्सीज लॉ इज वैलिड, यानी फ्लो लेमिनार है, मीडियम सैचुरेटेड है। दूसरा, जो पोर फ्लूइड है और सॉइल के सॉलिड है ये इनकम्प्रेसिबल है, कहने का मतलब है इनके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, देयर वॉल्यूम विल नॉट चेंज। नेक्स्ट, सॉइल कैसी है हमारी? होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है। इन तीन असम्पशन के बिहाफ पे हमारी लाप्लास इक्वेशन डिराइव होती है, जो मैंने आपको डिराइव करके दे रखी है। मेंस बैच में होते हैं या प्लस पे होते हैं या आइकॉनिक पे होते हैं, मैं आपको इसको डिराइव करके दिखाता है, इनफैक्ट डिराइव करके दी हुई है, आप नोट्स चेक करोगे उसमें मिल जाएगी आपको डेरिवेशन। अभी मैराथन में डेरिवेशन करके देने का कोई सेंस नहीं बनता, पर आपको लाप्लास इक्वेशन दे दी है, आई गिवन दी लाप्लास इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब लाप्लास इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, और हमें यह भी पता है कि किसी भी सिस्टम के सॉल्यूशन को हम तीन तरीके से बता सकते हैं, ग्राफिकली, मैथमेटिकली एंड इन टेबल फॉर्म। लाप्लास इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना आसान पड़ता है, लाप्लास इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान पड़ता है। सो सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड इज नोन एज फ्लोनेट। सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? फ्लोनेट। तो इसकी जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है उसे फ्लोनेट बोल दिया जाता है। अब फ्लोनेट क्या होता है? फ्लोनेट represents the description of streamlines and flow lines, और आप बोल सकते हो streamlines और इक्विपोटेंशियल लाइंस। जो हमारा फ्लोनेट है इसमें आपको दो तरह की लाइनें मिलेंगी, स्ट्रीम लाइन जिसको हम फ्लो लाइन भी बोल देते हैं, या इक्विपोटेंशियल लाइन, या इक्वल हेडलाइन भी बोल सकते हो। तो द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड इज फ्लोनेट। फ्लोनेट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। अब क्या होती है स्ट्रीम लाइंस या इक्विपोटेंशियल लाइंस? स्ट्रीम लाइंस, streamlines are the path along which individual particle of the water flows। वो पाथ जिसके along पानी के पार्टिकल फ्लो करते हैं मीडियम में, इसको हम streamlines बोल देते हैं। तो वो पाथ जिसके along इंडिविजुअल पानी का पार्टिकल फ्लो करता है इसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रीमलाइन बोल देते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन के ऊपर आप टेंजेंट बता दोगे, इट विल गिव यू द वेलोसिटी, ये आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो बता देगा या वेलोसिटी बता देगा। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है? व्हाट इज इक्विपोटेंशियल लाइन? नाम में लिखा हुआ है। इक्विपोटेंशियल लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर आपको टोटल हेड सेम मिलेगा, या आप बोल सकते हो हाइड्रोलिक हेड सेम मिलेगा, यू कैन से हाइड्रोलिक हेड इज सेम। सो इक्विपोटेंशियल लाइन रिप्रेजेंट्स द कॉन्टूर और द पॉइंट्स ऑफ टोटल इक्वल हेड। ये हमें कॉन्टूर बताता है या रिप्रेजेंट करता है किसको? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? पॉइंट ऑफ इक्वल टोटल हेड। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो नेट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारे पास कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लो नेट की। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो नेट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है फ्लो नेट की, एक एक करके उठाते हैं सबको। पहला, इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली।
इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे देखो ये हमारा फ्लो नेट बना हुआ है, क्या हो गया, ये इक्विपोटेंशियल लाइन्स है ब्लैक वाली और फ्लो लाइन्स है रेड वाली, ये दोनों आपस में कहाँ मिल रही है, ये दोनों आपस में मिलेंगे 90 डिग्री पे, दे मीट ईच अदर एट 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट, देयर कैन बी नो फ्लो अक्रॉस द फ्लो लाइन, velocity of flow is always perpendicular to the equipotential line. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्लो नहीं हो सकता फ्लो लाइन के अक्रॉस, ये फ्लो लाइन के अक्रॉस फ्लो नहीं हो सकती, फ्लो विल ऑलवेज बी अलोंग दी फ्लो लाइन। बताया था पीछे, फ्लो लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाओगे वो आपको क्या बता देगा, वेलोसिटी बता देगा। क्लियर है। मोर ओवर जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी, होनी भी चाहिए क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन क्या करते हैं, 90 डिग्री पे मीट करते हैं। तो वेलोसिटी इज अलोंग दी फ्लो लाइन बट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन, वो परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल लाइन के। तो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एरिया विच इज बाउंडेड बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइन इज नोन एज फ्लो फील्ड। दो इक्विपोटेंशियल लाइन और दो फ्लो लाइन के बीच के एरिया को हम बोलते हैं फ्लो फील्ड। आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए ये फ्लो फील्ड अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर होती है और नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए ये अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर होती है। क्लियर है चीज। तो फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम it is approximately square, for rectangular medium it is approximately rectangular। इस बात को समझने के लिए फ्लो फील्ड देख लो। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस इज नोन एज व्हाट, फ्लो फील्ड। तो दो फ्लो फील्ड आपको हाईलाइट करके दे दिए, टू ऑफ द फ्लो फील्ड्स आर हाईलाइटेड। क्लियर है। चलो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ हेड बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल लाइन इज ऑलवेज सेम एंड इज टर्म्ड एज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। दो हेडलाइन के बीच का जो लॉस है वो हमेशा सेम होगा और इसको हम इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। जरा चेक करो, इक्विपोटेंशियल लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे आपको टोटल हेड सेम मिलेगा। टोटल हेड कैसे निकालते हो, पीजोमीटर में पानी का लेवल फ्रॉम द डेटम। जरा चेक करो, 3 पॉइंट में पीजोमीटर इंसर्ट किया, तीनों पीजोमीटर में पानी का लेवल क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच का जो हेड लॉस होता है ये मार्क किया हुआ, इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप और ये हमेशा सेम मिलेगा। So loss of head between two equipotential line will always be same and is termed as what, equipotential drop, delta H। Clear है। Area between two flow lines is termed as flow channel and the discharge through each flow channel is known as same। इस बात को समझने के लिए फिर से फ्लो फील्ड पे हो। अभी क्या बोला था, दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच की हेड लॉस हमेशा सेम होती है, डेल्टा एच डेल्टा एच। अब हम बोल रहे हैं दो फ्लो लाइन के बीच के एरिया को बोलते हैं फ्लो चैनल और हर फ्लो चैनल में से डिस्चार्ज क्या होता है, सेम होता है। अक्रॉस एवरी फ्लो चैनल द डिस्चार्ज कम्स आउट टू बी सेम। तो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट, जितनी छोटी डायमेंशन होगी हमारे फ्लो फील्ड की, स्मॉलर द डायमेंशन ऑफ द फ्लो फील्ड, ग्रेटर विल बी द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड वेलोसिटी थ्रू इट। ऑब्वियस ही बात है, क्यों, व्हाई इट इज सो। हम बोलते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू के आई, आई इज इक्वल टू व्हाट, हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ फ्लो लेट अस सपोज। तो जितनी छोटी डायमेंशन होगी उतना ज़्यादा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा और उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी वेलोसिटी निकल के आएगी, मोर विल बी द वेलोसिटी। क्लियर चीज। तो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर आपने वाटर टेबल को रिवर्स किया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लेवल पे, पहले अपस्ट्रीम पे पानी ज़्यादा है डाउनस्ट्रीम पे कम है, पर हेड लॉस कितना है, डेल्टा एच। अब डाउनस्ट्रीम पे ज़्यादा हो गया अपस्ट्रीम पे कम हो गया, अभी भी हेड लॉस कितना है, डेल्टा एच। तो जब डेल्टा एच आपने सेम रखा आपको डिस्चार्ज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कहने का मतलब है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लेवल के वाटर लेवल चेंज होने से डिस्चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, प्रोवाइडेड सेम रखा है आपने चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लो नेट चेंज नहीं होगा, फ्लो नेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल। फ्लो नेट डिपेंड कर जाती है हमारी बाउंड्री कंडीशन के ऊपर। बाउंड्री कंडीशन मतलब जो डायमेंशन है बाउंड्री की, इसको दिखा दे तो ये री डायमेंशन बाउंड्री की। लेट्स सपोज हमारा ये डैम है, ये नीचे इम्परमेबल लेयर है, ये ऊपर सॉइल है। तो जब तक आपने ये डायमेंशन सेम रखी हुई है
जब तक आपने ये डायमेंशन सेम रखी हुई है, जब तक आपने ये डायमेंशन सेम रखी हुई है, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, तब तक फ्लोनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है? शैल वी कंटिन्यू? चलो नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया, ये भी हो गया। ये भी बता दिया, फ्लोनेट इज यूनिक फॉर गिवन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन। फ्लोनेट यूनिक है गिवन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन के लिए, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। अच्छा एक और बात बताई थी पीछे आपको, क्या बात बताई थी, अगर हमारा मीडियम आइसोट्रोपिक है, जो फ्लो फील्ड होती है वो अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर होती है। अब अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि आपको स्क्वायर दिखनी चाहिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब ये है कि जो एवरेज डायमेंशन है अपोजिट साइड्स की, आपको एवरेज दूरी अपोजिट साइड्स की वो सेम रहे। अब ये तो हमारा कॉमन केस है जिसमें आपको स्क्वायर दिख रहा है, अब ये स्क्वायर नहीं दिख रहा, पर इसको भी मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायर ही बोलूंगा। क्यों? इसमें जो एवरेज दूरी है अपोजिट साइड्स की वो सेम है, तो ए अप्रोक्सीमेटली बी के बराबर है। यहाँ पर भी ए अप्रोक्सीमेटली बी के बराबर है, यहाँ पर भी ए अप्रोक्सीमेटली बी के बराबर है। कहने का मतलब है अगर एवरेज साइज बराबर है या एवरेज डिस्टेंस बराबर है, तब भी वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। देन ऑल्सो इट विल बी टर्म्ड एज स्क्वायर। क्लियर है पूरी कहानी? तो स्क्वायर डज नॉट मीन कि वो आपको स्क्वायर दिखना चाहिए। अगर दो अपोजिट साइड्स के बीच की एवरेज दूरी सेम हो तो उसको भी हम क्या बोल देंगे, आप स्क्वायर बोल देंगे। दैट विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज स्क्वायर। ये रहा लिखा हुआ, मेनी ऑफ द फील्ड्स इन द फ्लोनेट इन फैक्ट far from resembling the real square, but this still conform to the definition of the elementary square। ये है हमारी elementary square। यहाँ पर भी क्या है, a b के बराबर है, ये हमारी elementary square होती है। तो जब हम ये बोलते हैं फ्लो फील्ड अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर है, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स के बीच की एवरेज दूरी सेम है, दिस इज टर्म्ड एज स्क्वायर। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है आपको। क्या जानकारी दी हुई है, लेट सपोज मेरे को किसी मीडियम में से टोटल डिस्चार्ज निकालना है। फ्लो नेट बनाया मैंने वहाँ पे, फ्लो नेट निकाला, एक फ्लो चैनल की डिस्चार्ज निकाली मैंने, एक फ्लो चैनल की डिस्चार्ज ये लिखी हुई डेल्टा क्यू, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू ईच फ्लो चैनल, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ फ्लो चैनल से, आपको टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर मुझे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, कैसे निकालें, टोटल हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस, टोटल हेड कितना है जिसके अंडर फ्लो हो रहा है, एच, डिवाइड बाय व्हाट, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, कितनी बार एनर्जी खर्च हुई। अब जैसे मैंने नंबर ऑफ फ्लो चैनल लिखा था, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप लिखा है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, पर मैं रेकमेंड करूंगा फॉर्मूला यूज मत करना, नहीं तो 99.9% गलती करके आओगे। डोंट यूज द फॉर्मूला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स माइनस
नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो लाइंस माइनस वन। उसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस माइनस वन। इस बात को समझने के लिए मैं फ्लोनेट दिखाता हूँ आपको पीछे वाला। जैसे ये फ्लोनेट है हमारा, दिस इज अवर फ्लोनेट, ये भी काम का नहीं है, दिस इज ऑल्सो ऑफ नो यूज। इसके लिए आपको दिखाता हूँ ये सवाल। ये जब सवाल देखते हैं इसमें हमारा फ्लोनेट बना हुआ है। इन दिस प्रॉब्लम फ्लोनेट इज बीइंग ड्रॉन। अब मेरे को नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स निकालने हैं। अब कैसे निकालूंगा, देखो चेक करो। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, पानी फ्लो करते हुए आ रहा है, तो एक फ्लो चैनल, दूसरा फ्लो चैनल, तीसरा फ्लो चैनल, चौथा फ्लो चैनल, चार फ्लो चैनल है। तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स है चार। पानी ने कितनी बार एनर्जी खर्च करी, एक बार खर्च करी, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स 8। तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स 4, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स 8। इसको और कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो लाइंस माइनस वन। अब नंबर ऑफ फ्लो लाइंस डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे गलती करोगे। आप बोलोगे सर एक, दो, तीन, तीन माइनस एक, ये तो दो ही हुआ, तीन नहीं है फ्लो लाइन, ये भी फ्लो लाइन है हमारी, दिस इज ऑल्सो फ्लो लाइन, ये भी हमारी फ्लो लाइन है, और ये भी फ्लो लाइन है। तो टोटल कितनी फ्लो लाइन है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो आप फ्लो लाइन आइडेंटिफाई करने में ही गलती कर दोगे वहां पे, आप फ्लो लाइन आइडेंटिफाई करने में ही गलती कर दोगे, इसलिए इस एक्सप्रेशन को यूज मत करना। या तो अगर कमांड है आपके पास फ्लो लाइन निकालने की, तब तो अच्छी बात है, नहीं कमांड है डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन करना कंपैरेटिवली आसान होता है। क्लियर है। उसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू इक्विपोटेंशियल लाइंस माइनस वन। इक्विपोटेंशियल लाइन 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 माइनस वन, ये तो 6 आ रहा है, नहीं है ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है, 100% इक्विपोटेंशियल लाइन, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो टोटल इक्विपोटेंशियल लाइन 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 माइनस वन 8। तो अगर आपने एक्सप्रेशन यूज किया, हो सकता है गलती हो जाए, इसलिए डायरेक्टली कैलकुलेट करना, बेटर टू गो फॉर दी कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन। तो ये आपको बेसिक जानकारी दी इसकी, ये आपको बेसिक जानकारी दी। अरे कहाँ गए थे हम। तो टोटल डिस्चार्ज और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट। अब ये एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। विद एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोनेट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अगर ये टॉपिक स्टार्ट करा तो लंबा जाएगा फिर। इफ आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक इट विल कंज्यूम टाइम। सो आई डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।